नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर अभिषेक सकलेचा कार्डियोलॉजिस्ट के रूप में नासिक रीजनल रेफरल हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। पिछले कई दिनों में मैं कई ऐसे लोगों और मरीजों से मिला हूँ जिन्हें कोविड-19 वैक्सीन के बारे में काफ़ी शंकाएं और कुशंकाएं थी। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कोशिश करेंगे कि उन सारी पेशेंट्स और जनरल लोगों की सारी शंकाएं और कुशंकाएं दूर कर पाएँ। तो सबसे पहला सवाल ये होता है, सभी लोग पूछते हैं कि क्या हमें कोविड-19 वैक्सीन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि करंट गवर्नमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से 45 इयर्स के ऊपर सभी नागरिकों को कोविड-19 की वैक्सीन दी जा रही है। तो उन लोगों को जल्द से जल्द रजिस्टर करके वैक्सीन ले लेनी चाहिए। तो कई लोग ये पूछते हैं कि क्या ये वैक्सीन कारगर है, इसकी एफिकेसी लेवल क्या है, इसके बाद में कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होंगे क्या। तो मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि कोई भी वैक्सीन जो होती है वो 100% एफिकेशियस नहीं होती। आमतौर पर पाया गया है कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड ये दोनों वैक्सीन्स की इन रियल लाइफ सिचुएशन एफिकेसी अराउंड 60 to 70% है, मतलब 60 से 70% है। पर फिर भी हमें ये वैक्सीन क्यों लेनी चाहिए? क्योंकि ये वैक्सीन लेने के बाद सीरियस यानी कि गंभीर रूप से कोविड-19 का इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत ही कम हो जाता है। इसके सिवाय आईसीयू एडमिशन या ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट या कोविड-19 से डेथ इसका जो रेट है वो बहुत ही कम हो जाता है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वैक्सीन इज़ बेनिफिशियल एंड यू ऑल शुड टेक इट। हाँ, और वैक्सीन लगाने के बाद हमें कोविड-19 अप्रोप्रिएट बिहेवियर को नहीं भूलना है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क पहनना है, हैंड सैनिटाइजेशन एंड हैंड वॉशिंग रिपीटेडली हम लोगों को करना है। तो लोगों का अगला सवाल ये होता है कि कोविड-19 वैक्सीन लेने के बाद हम आमतौर पे क्या साइड इफ़ेक्ट्स की अपेक्षा कर सकते हैं या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हमें हो सकते हैं। तो आमतौर पर अप टू 72 आवर्स मतलब 72 घंटों तक आफ्टर वैक्सीन लोगों को हल्का बुखार या बदन में दर्द या कमजोरी महसूस होना या वैक्सीन की जो जगह होती है तो वहाँ पे दर्द होना ये बहुत आम है। तो इसके लिए आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं। आपको अगर ज़्यादा बुखार या दर्द हो रहा है, बदन दर्द हो रहा है, तो आप पैरासीटामोल की गोली लें और मैक्सिमम रेस्ट करें। उस दिन अपना खाना पीना अच्छा रखें और पानी भरपूर पिए। अगला सवाल ये होता है कि कौन से लोगों को वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए। तो करंटली जो भी गर्भवती महिलाएं हैं और जो भी स्तनपान करने वाली महिला है उन लोगों को वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए। उसके साथ ही जिनको पिछले 2 से 3 महीने के अंदर कोविड-19 इन्फेक्शन हुआ है या जिनको किसी भी तरह का बुखार आया है उन लोगों को वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए। साथ ही साथ जिसको वैक्सीन के पहले डोज के बाद में कुछ रिएक्शन या कुछ तकलीफ हुई हो तो उन लोगों को भी वैक्सीन लेना मना है। कई लोग हमें ये भी पूछते हैं कि वैक्सीन के 2 डोसेस के बीच में कितना अंतर होना चाहिए। तो पहले कोविशील्ड और कोवैक्सीन इन दोनों वैक्सीन्स के लिए जो अंतर सरकार द्वारा बताया जाता था तो वो 4 हफ्तों का था। पर ऐसा अभी काफ़ी स्टडीज़ में पाया गया है कि कोवैक्सीन के लिए 4 to 6 वीक्स का अंतर होना चाहिए और कोविशील्ड के लिए 6 to 8 वीक्स मतलब 6 से 8 हफ्ते का अंतर होना चाहिए। तो इन स्टडीज़ के हिसाब से अभी करंट गवर्नमेंट गाइडलाइंस भी यही अंतर को रेकमेंड करती है। कई लोग हमें ये पूछते हैं कि हम वैक्सीन को इंटरचेंज कर सकते हैं क्या। इसका मतलब कोवैक्सीन के बाद कोविशील्ड लेना या कोविशील्ड के बाद में कोवैक्सीन लेना, क्या हम ये कर सकते हैं। तो मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि दोनों भी वैक्सीन्स एकदम अलग तरह से काम करती है और उनको इंटरचेंज नहीं किया जा सकता। अगर आपने पहले कोवैक्सीन या कोविशील्ड लिए तो आपको वही वैक्सीन फिर से दोबारा लगानी होगी एज़ पर द अवेलेबिलिटी। तो अब हम बात करेंगे हार्ट के मरीजों में कोविड-19 वैक्सीन के बारे में क्या डाउट्स होते हैं। तो सबसे पहला डाउट लोगों के मन में ये आता है कि हमें ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो क्या हम कोविड-19 वैक्सीन ले सकते हैं।
तो उसका जवाब है आप जी हाँ, आप बिल्कुल ले सकते हैं, बल्कि आपको जल्द से जल्द लेनी चाहिए। बिकॉज़ जो भी ब्लड प्रेशर के मरीज़ है उनको सीरियस कोविड-19 इन्फेक्शन होने की रिस्क जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो डेफिनेटली वैक्सीन इज़ मोर बेनिफिशियल एंड इफ़ेक्टिव फॉर यू। सो जो भी हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर के मरीज़ है उन्होंने वैक्सीन जल्द से जल्द रजिस्टर करवा के ले लेनी चाहिए। अब दूसरा सवाल ये आता है हार्ट के पेशेंट्स के मन में कि कई लोगों को अटैक या एंजियोप्लास्टी के बाद में खून पतला करने की दवाई चालू होती है। तो इन दवाइयों का नाम एस्पिरिन या क्लोप्रोडेग्रेल या प्राज़ोग्रेल या टिकाग्रेलॉर होता है। तो मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि ये दवाइयों के साथ में आप कोविड-19 वैक्सीन बिल्कुल ले सकते हैं। आपको ये दवाइयाँ कोविड-19 वैक्सीन के पहले बंद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में कई लोगों को एसिट्रॉम या वारफरिन नाम की दवाई चालू होती है। तो उन पेशेंट्स में एक मंथली ब्लड टेस्ट होता है PTINR नाम का। तो उनके लिए ये कहा गया है कि उनकी जो भी कोविड-19 वैक्सीन की डेट हो उसके एक दिन पहले वो अपने PTINR का लेवल करा ले। तो अगर ये लेवल जो है 3 से नीचे है तो वो सेफली वैक्सीन ले सकते हैं, और अगर ये लेवल 3 से ज़्यादा है तो उन्हें रुकना होगा, अपने हार्ट स्पेशलिस्ट या जनरल फिजिशियन से मिलके उस दवाई का एडजस्टमेंट करके उस PTINR का लेवल जो है 3 से नीचे लाना होगा, तभी वो लोग ये वैक्सीन ले पाएंगे। उसके बाद में कई मरीज़ों को आजकल नए प्रकार के ब्लड थिनर्स खून पतला करने की दवाई चालू होती है, जिनका नाम होता है डेबिगेट्रान, रिवारोक्साबान और अपिक्साबान। तो उन पेशेंट्स के लिए ये कहा गया है कि उन लोगों को ये दवाई 2 दिन पहले बंद करनी होगी वैक्सीन से, और अपने शेड्यूल डे पे वैक्सीन ले ले, और वैक्सीन के बाद तुरंत ये दवाई शुरू कर सकते हैं। हार्ट पेशेंट्स के मन में ये भी सवाल होता है कि हम वैक्सीनेशन के दिन क्या स्पेशल प्रिकॉशंस ले, और हम आम जनता से हमें क्या ज़्यादा प्रिकॉशंस बरतने की ज़रूरत है। तो मैं उन्हें कहना चाहूँगा कि आम लोगों की तरह आप अपना वैक्सीनेशन के डे पे अच्छे से ब्रेकफास्ट करें, खूब सारा पानी पिए। जब आप वैक्सीनेशन सेंटर पे जाते हैं तो अपना BP, पल्स रेट और सैचुरेशन नपवा लें, और जो भी वैक्सीनेटर है उनको आप अपनी हार्ट की बीमारी के बारे में बताएं और क्या दवाई चल रही है उसके बारे में बताएं। उसके बाद में जब आप वैक्सीन लेंगे तो उसको आपको जिस जगह पे वैक्सीन दी जाएगी उस जगह को आपको 3 से 5 मिनट तक अच्छे से दबा कर रखना है, ताकि अगर आपको हार्ट की खून पतला करने की दवाई चल रही है तो आपका वहाँ खून का कोई जमाव ना हो। और जो 30 मिनट का ऑब्जर्वेशन पीरियड होता है वैक्सीन के बारे में, उसे आपको अच्छी तरह से पालन करना है। और उस दिन और उसके बाद के दिन आप मैक्सिमम रेस्ट ले और शराब के सेवन से बचे। हमारे कुछ मरीज़ ऐसे भी होते हैं हार्ट के मरीज़ जिनकी एज 45 से नीचे है, और वो गंभीर कोविड-19 से ग्रसित होने के जिनको चांस ज़्यादा होता है, पर और वो लोग हमें पूछते हैं कि हम क्या कोविड-19 वैक्सीन ले सकते हैं। तो मैं उन्हें बताना चाहूँगा अकॉर्डिंग टू करंट गवर्नमेंट गाइडलाइंस अभी तक आपके लिए वैक्सीन की अवेलेबिलिटी कराई नहीं गई है, पर जल्द से जल्द आप लोगों के लिए भी ये वैक्सीन आएगी। और जैसे ही आप लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हो तो आप जल्द से जल्द रजिस्टर करा के अपने नज़दीकी सेंटर पे वैक्सीन ले लें। हमारे कई मरीजों के मन में ये भी सवाल होता है कि क्या कोविड-19 वैक्सीन के बाद में ब्लड क्लॉटिंग का रिस्क बढ़ जाता है। तो मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि रिसर्च स्टडीज़ में ऐसा पाया गया है कि ब्लड क्लॉटिंग का रिस्क वैक्सीन लिए गए 1 लाख मरीजों में सिर्फ 4 में होता है, और उसमें से भी गंभीर रूप से ब्लड क्लॉटिंग ये और भी कम लोगों में होता है। जबकि आप अगर कंपैरिजन करें तो धूम्रपान यानी स्मोकिंग के बाद में करीब 1000 में से 18 लोगों को ब्लड क्लॉटिंग का रिस्क होता है, और अगर आपको कोविड-19 हो जाए तो उसका रिस्क जो है करीब 16%, मतलब 100 कोविड-19 के मरीजों में 16 लोगों को ब्लड क्लॉटिंग का रिस्क रहता है। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आप ब्लड क्लॉटिंग के रिस्क से बिल्कुल ना घबराएं,
और वैक्सीन पॉजिटिवली ले ले। तो आखिर में मैं सब लोगों से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि जो भी लोग वैक्सीन लेने के पात्र है वो जल्द से जल्द अपना वैक्सीन ले ले, क्योंकि वैक्सीन हमारे पास यही एक हथियार है जो कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए हमारे पास है, अपार्ट फ्रॉम मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग। थैंक यू एवरीवन।